today we will put, this is some capacitor, parallel plate capacitor. Yesterday we put a dielectric conducting slab. Today we will insert a dielectric slab between the plates of capacitor, due to which polarization occurs, due to which all negative charges of the dielectric slab and an electric field EP is set up inside the dielectric slab, whose direction is this. Suppose the thickness of the slab is small t and the spacing between the plates is small d. This is number 1 plate of the capacitor, this is number 2 plate of the capacitor. Diagram is almost same, but material is different. Diagram is almost same, but material, in that we have inserted the conducting plate, here we are inserting the dielectric plate. Okay, and here we suppose the electric field between the plates and the dielectric slab, it is E naught. Write down fast. Consider a parallel plate capacitor having plate area capital A. Consider a parallel plate capacitor having plate area capital A, plate separation small d, therefore its capacitance is given by C1 is equal to, without anything, capacitance will be C1 is equal to A epsilon naught upon D. You will take it 1. Now place a dielectric slab of thickness small t and dielectric constant capital K between the plates of the capacitor, then due to polarization an electric field EP is set up inside the dielectric slab an electric field EP is set up inside the dielectric slab
and an electric field E naught will exist between the gap कितना, ये वाला गैप कितना है, टोटल क्या है d है, उसमें से t माइनस कर दो तो ये गैप कितना रह गया d माइनस t, बिटवीन द गैप d माइनस t now potential difference between the, see we have to find out the capacitance, for finding out the capacitance we have to find out potential. Everywhere in all expressions we have to find out potential, and then we will convert that potential into capacitance by using the relation Q is equal to Vc. So here write down the potential difference between the plates कल हमने किया था, कल हमने पोटेंशियल डिफरेंस ये लिखा था E ओके नॉट इंटू डी माइनस टी, कल इतना करा था, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या थी, कंडक्टिंग स्लैब थी, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई रोल नहीं था, ठीक है, कि स्लैब कैसी थी, कंडक्टिंग थी, तो हमारा इसी से काम चल गया था। आज क्या है कि आज जो स्लैब है वो स्लैब कंडक्टिंग नहीं है, वो स्लैब कैसी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। हाँ जी कुलदीप जी, ठीक है, तो इसमें एक टर्म माइनस होगी ई पी इंटू टी। ई पी कहाँ है, स्लैब के अंदर, ठीक है, और स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी, ठीक है। ई नॉट कहाँ पे है, स्लैब से बाहर, और वो स्पेस कितना है, टोटल डी, उसमें से कितना माइनस कर रहे हैं, टी, तो डी माइनस टी, तो ई नॉट कहाँ है, डी माइनस टी में है, उसमें से हम ये वाला पोटेंशियल जो है, इसके अंदर का पोटेंशियल जो है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया, कल भी मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है, तो ये तो आ गई इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में वो डिस्टेंस, वो गैप, ठीक है। अब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ईपी है, और गैप कितना है, कितने ईपी कितने उसमें एग्जिस्ट कर रही है, कितनी थिकनेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो कितने में कर रही है, टी के अंदर कर रही है, और ई नॉट कितने उसमें एग्जिस्ट कर रही है, डी माइनस टी में कर रही है, तो हमें इसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जबकि कंडक्टिंग प्लेट के केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो दिस वन इज आवर इक्वेशन। अब हमें पता है राइट डाउन, बट ठीक है, यहां से आप ईपी निकाल लो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम जो है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या एक मीडियम है, और ये स्पेस जो है ये कैसा है, फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द फ्री स्पेस अपॉन इलेक्ट्रिक इनसाइड द
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम, यही डेफिनेशन है। तो वहां से हमने ईपी निकाल लिया, इस ईपी को हम यहां पे पुट कर देंगे, पुट इन टू so V will be equal to E naught d minus t minus E naught upon capital K into small t. इन दोनों में E naught क्या है, कॉमन है, we will take it outside. So V is equal to E naught into d minus t upon k. But ये E naught है, not epsilon naught. But E naught is equal to q upon a epsilon naught. अगर आप देखेंगे पैरेलल प्लेट का, अगर आप देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यू विल फाइंड देयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, जबकि कैपेसिटेंस आती थी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d. गुड मॉर्निंग, नींद आ रही है? पानी दूं? लग रहा है बड़ी मुश्किल से आंखें खोल रही है फिर ऐसे. पीना पानी? So good morning. Okay, you can substitute the value of, see, remember the difference between E and epsilon naught. E and epsilon. Maximum number of students are doing, they are not able to compare which one is E and which one is epsilon naught. So put the value of E naught here. So V will be equal to q upon a epsilon naught into d minus t upon k. If C2 is the capacitance of the parallel plate capacitor with, if C2 is the capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab, then C2 is equal to q upon V. Put the value of Parmar, absent. सी इक्वल टू का साइन को ट्राई करिए सामने हो. हम अननोइंगली गलत लगाते हैं, ध्यान रखिए, बिल्कुल इसके लाइन के. अब जब भी ये लिखने लगे हो तो राइट डाउन द लाइन फर्स्ट. अब ऊपर क्या है, क्या है ऊपर? Q. नीचे क्या है? V. V क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T अपॉन Q से Q. A एप्सिलॉन नॉट कहां जाएगा? टू द न्यूमरेटर. ओके, so we will have C2 is equal to, yes, A epsilon naught upon D minus T upon K.
कल वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास C2 सिर्फ इतना आया था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। ओके, जब D माइनस T आया था तब हमने देखा था क्लियरली, ठीक है। इस केस में अगेन C2 इज ग्रेटर देन C1, क्योंकि नॉर्मल था, नॉर्मल जो था वो क्या था, C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस की तो हमारे पास आया D माइनस T, पर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने यूज की तो D माइनस T माइनस, या नीचे 10 है, यहां पे नीचे है 12, T है 2, तो रह गया नीचे 10, और यहाँ 10 है, 10 में से भी हम कुछ और माइनस कर रहे हैं, मान ले 2 और माइनस कर देते हैं, कितना रह गया 8, तो यह न्यूमरेटर जो है और छोटा हो गया, तो कैपेसिटेंस और बढ़ेगी। राइट डाउन, हेंस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर increases when a dielectric slab is introduced between the plates of a capacitor. Between the plates of a capacitor. Now tell me which one is better to introduce dielectric slab or to introduce conducting slab, or do not introduce anything? When we will not introduce anything between the plates of capacitor, then its capacitance will be low. If we introduce conducting slab, then its capacitance will increase little bit, थोड़ी बढ़ जाएगी. And if we introduce dielectric slab, then its capacitance will increase more. Okay, so write down, note. Hence it is better to introduce dielectric slab dielectric slab than conducting slab between the plates of capacitor this is one pillar, this is another pillar, there are two pillars. इन पिलर्स के ऊपर हमने एक दो पिलर, सबसे पहले आप बेस बनाओगे, नेचुरली बेस होगा तभी पिलर आएंगे. ओके, पिलर्स आ गए. इन पिलर्स के ऊपर आप सेमी स्फेरिकल एक कंटेनर, मेटालिक कंटेनर, वो आप रख दोगे. ठीक है, कैसा है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग मटेरियल का है. अब आपने क्या करना है, आपने दो पुलीज लेनी है. पुली जानते हो, जैसे आपका थ्रेशिंग करते हैं, आप थ्रेशिंग करते हैं तो पुलीज लगी होती है जिसमें बेल्ट चलती है. थ्रेशिंग में पुलीज होती है जिन पे क्या चलती है, बेल्ट चलती है. तो
ठीक है, दीज आर टू पुलीज। बेल्ट जो है मेटालिक है, बेल्ट का काम है यहां से चार्जेस कलेक्ट करने, ठीक है, और यहां जाके छोड़ देने, यानी कैरी करेगी, यहां कलेक्ट करेगी, यहां तक कैरी करेगी, ठीक है। अब हमने इसको चार्जेस अप्लाई करने हैं, ठीक है, उसके लिए हम लगाते हैं एक HBR। आपके उसमें पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, जिसके कारण चार्जेस जो होंगे वो निकलेंगे। यहां पे कंघी की तरह कॉम्ब होगी, कॉम्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कॉम्ब है C1 और ये पुली है P1 और ये पुली है P2। इसको बोलते हैं स्प्रे कॉम्ब। ये जो कॉम्ब है ये स्प्रे करेगी, क्या करेगी, चार्जेस को, यहां से चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, कॉम्ब तक जाएंगे, कॉम्ब क्या करेगी, स्प्रे करेगी। एक डिवाइस है जो चार्जेस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चार्जेस निकलेंगे, इस कॉम्ब से स्प्रे होंगे इस मेटालिक बेल्ट के ऊपर। बेल्ट कंटिन्यूटी में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। यहां पे एक और कॉम्ब लगी होगी, जो कॉम्ब इस मेटालिक स्फेरिकल शेल के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉम्ब C2। और ये कॉम्ब जो होती है कैसी होती है, कलेक्टिंग। कॉम्ब। अब चार्जेस जाएंगे कैसे, यहां से चार्जेस स्प्रे हुए, सपोज कौन से चार्जेस स्प्रे हुए, मैं मान लेता हूं पॉजिटिव चार्ज ये स्प्रे हुआ, ये बेल्ट कंटिन्यूटी में मूव कर रही है, चार्ज यहां पे इस पे बैठा, ऐसे ऐसे करता 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 यहां पे पहुंचा। जैसे ये चार्ज यहां पे पहुंचेगा, कैसा चार्ज है ये, तो ये जो कॉम्ब है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, और कॉम्ब के दूसरी तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, भेजा हमने पॉजिटिव, पहुंचा भी इस स्फेरिकल शेल के ऊपर कौन से चार्ज। इस तरह से बहुत सारे चार्ज जो है वो बेल्ट के थ्रू कलेक्टिंग कॉम्ब, स्प्रेइंग कॉम्ब से कलेक्टिंग कॉम्ब तक जाएंगे, और कलेक्टिंग कॉम्ब से वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, स्फेरिकल शेल के ऊपर, जिसके कारण स्फेरिकल शेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। वैन डी ग्राफ जनरेटर जो है ये जनरेटर नहीं है, ये एक्सेलरेटर है। ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है, ठीक है। अब जिस पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है हमें, ठीक है, उस पार्टिकल को हम रख देते हैं यहां पे, एक सोर्स मान लेते हैं, सोर्स से क्या जुड़ी है, एक पाइप जुड़ी है, ठीक है। इस पाइप में वो चार्ज पार्टिकल जो बाहर आएगा, और यहां पे कोई भी टारगेट है, टारगेट T, इस टारगेट से वो टकराएगा, क्या करेगा, टकराएगा। वो चार्ज पार्टिकल मैं अलग कलर से बना रहा हूं, वो ऐसे निकलेगा, और टारगेट जिस भी टारगेट पे हमें हिट करना है हम उस पे उसको हिट करवा देंगे, हम टारगेट उसके सामने रख देंगे। क्लियर हुआ। अब ये क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, हुआ क्या, HBR ने पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस किया, देवी जी पीछे रिजल्ट आ गया, मेरे पास है आपका, ठीक है, कलेक्ट कर लेना आपने। HBR से पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज कहां गया, बेल्ट के ऊपर गया, और वो बेल्ट घूम रही है, तो बेल्ट के साथ ही वो चार्ज कहां चला गया, यहां से बैठ के यहां चला गया। यहां पॉजिटिव, तो कॉम्ब के ऊपर आएगा नेगेटिव, एक साइड नेगेटिव है तो दूसरी साइड आएगा पॉजिटिव, जिसके कारण यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव हम यहां से स्प्रे करते जा रहे हैं, वो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली कहां ट्रांसफर हो रहा है, इस शेल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और जब यहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्जेस स्टोर हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो मुझे किसी पॉजिटिव चार्ज को ही एक्सेलरेट करना है,
तो यहाँ 1000 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस रास्ते से बाहर निकल के एकदम से बाहर निकलेगा फास्ट। जब 1000 चार्जेस एक चार्ज को धक्का लगाएंगे तो वो कितनी फास्ट निकलेगा, और इस तरह से ये चार्ज क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। क्लियर हुई बात? तो ये है। अब इस पूरे सेटअप को क्या किया होता है, उन्होंने एक चैम्बर के अंदर रख दिया होता है ताकि बाकी चीजों का इंपैक्ट उसके ऊपर ना पड़े। चैम्बर में भी आप किसी भी शेप का ले सकते हो। स्टील चैम्बर के अंदर उसको रख देते हैं। तो ये उसकी डायग्राम है और ये उसकी वर्किंग है। नाउ राइट डाउन फास्टली। It is an electrostatic generator designed by Robert J. Vandy Graf, which produces large electrostatic potential, which produces large electrostatic potential. रॉबर्ट जे वेंडी ग्राफ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। Write down. Bandy graph generator is based on the principle of static electricity write down this. That if a charged conductor is brought internally in contact with the hollow conductor, all the charges from the inner conductor are transferred to the surface of outer conductor, no matter what amount of charge is already present on the outer shell. ओके, लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट है इसमें कैरोना डिस्चार्ज। कैरोना डिस्चार्ज
CaRONA, corona discharge. It is an electrostatic discharge. It is an electrostatic discharge caused due to ionization of the fluid surrounding the conductor. अब फ्लूइड जो होता है उसमें एयर और लिक्विड हम दोनों की बात करते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि जो कंडक्टर है हमारा, चाहे ये है चाहे ये है, ठीक है, यहाँ कैरोना डिस्चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो भी फ्लूइड मीन्स एयर प्रेजेंट हो सकती है, कोई गैस प्रेजेंट हो सकती है, तो वो क्या होगी आयनाइज होगी। और ये चीज तब होती है जब पोटेंशियल जो होता है वो किसी सर्टेन वैल्यू से बढ़ जाता है। अब मान लो यहाँ पे 1 लाख चार्ज ही आ सकते हैं, ठीक है, 1,20,000 हो गए, तो वो चार्जेस यहाँ रुक नहीं पाएंगे ना, तो किसी ना किसी फॉर्म में कहाँ निकलेंगे? बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो बाहर निकलेंगे और उसके उन्हीं चार्जेस के बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं? कैरोना डिस्चार्ज। देखिए, दिस अकर व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर exceeds a certain value. Exceeds a certain value. Second, Van de Graaff generator can also be used to accelerate the electrons. कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, वैन डी ग्राफ जनरेटर से क्या हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं? यस, वैन डी ग्राफ जनरेटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैन बी यूज्ड for sterilization, industrial radiography, cancer therapy, and polymerization of plastics. Okay, HVR means high voltage rectifier. High voltage rectifier you will study in the next chapters. Okay, write down. It consists of large construction. It consists of large spherical shell mounted on insulated pillars full stop. An insulated metallic belt made up of silk is made to rotate on pulleys P1 and P2. Pulleys, P-U-L-L-E-Y-S. Made to rotate on the pulleys P1 and P2. A metal comb C1 is connected to HVR while connected to HVR while another metal comb C2 is connected to
spherical shell. The whole arrangement is enclosed inside earthed steel tank which prevent the leakage of charge from the shell. Which prevent the leakage of charge from the shell. शेल पे अगर एक्सेस चार्ज हो जाएगा तो उसके लीकेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे अरेंजमेंट को एक मेटालिक चैम्बर के अंदर रख देते हैं. आगे है वर्किंग. The comb C1 sprays positive charge on the belt This positive charge moves up towards C2. This positive charge moves up towards C2 due to rotation of belt. Which is further transferred to the spherical shell through comb C2. Due to which charge on the shell increases continuously and its potential raises to a high value. Its potential raises to a high value. This is the end of your unit 1. Van de Graaff generator आ सकता है. ओके सो बाकी की क्लासेस में डिसिप्लिन बनाए रखना. माय इंस्ट्रक्शन इज टू फॉर द टीचर्स, नोट डाउन द नेम्स.